तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रानेट। तो इंटरनेट क्या होता है? इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रानेट क्या होता है? ये एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है और ये कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी है उसका वो खुद का नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, जहां पर कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं उनके जो वो आपस में एक दूसरे से डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए उसका यूज करते हैं इंटरनेट, जो के बीच में ही डेटा को शेयर किया जाएगा। तो वो इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। तो इसी के ऑपोजिट होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो भी कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क है बिटवीन सम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कोई भी कंपनी है, वो जो अपने कस्टमर से, अपने वेंडर से, जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनसे वो कम्युनिकेशन करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए एक्स्ट्रानेट का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में। यानी कि जो बाहर आउटसाइड के लोगों से बात करने के लिए एक्स्ट्रानेट का यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी है, और इनसाइड जो कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉय होते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए इंट्रानेट का यूज करते हैं। तो इसके बाद है गेटवे। इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ नेटवर्क दैट एक्ट एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। तो ये एक तरह का नेटवर्क पर एक तरह का पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो दूसरे नेटवर्क के लिए एंट्रेंस का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट गेटवे। जैसे कि पेमेंट गेटवे होगा, आपने कभी ना कभी इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करी होनी। तो जैसे आप HPSSC का एग्जाम फिल करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तब आप फी को डिपॉजिट करते हो, तब आप पेमेंट गेटवे का यूज करते हो। तब आपको पेमेंट गेटवे जो है वो आपको एक मर्चेंट की साइट पर लेके जाता है, जो कि आपको रिडायरेक्ट करता है आपकी बैंक की जो साइट होती है उस पे ले जाता है कि आपका कौन सा बैंक है, कौन सा आपके पास कार्ड है जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। तो गेटवे एक तरह का एंट्रेंस का काम करता है दूसरे नेटवर्क्स के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल इज अ प्रोग्राम इन चार्ज ऑफ रिजेक्टिंग अनवांटेड इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो जो भी अनवांटेड इनकमिंग रिक्वेस्ट आती हैं किसी भी सर्वर पर, तो वो उसको क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। अ सर्वर विद अ फायरवॉल। तो जो भी सर्वर होता है जिसमें फायरवॉल का यूज किया जाता है, विल कीप अदर कंप्यूटर फ्रॉम कनेक्टिंग टू द सर्वर। तो जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं उनको वो सर्वर से उनसे कनेक्ट नहीं होने देता है, उनको वो रिजेक्ट कर देता है। इट इज लाइक अ बाउंड्री वॉल टू कीप इंट्रूडर्स एट बे। तो ये एक तरह का बाउंड्री वॉल होता है जो जो दूसरे जो बिना परमिशन के आपके सर्वर में एंटर करना चाहते हैं उनको वो क्या करता है? रिजेक्ट करता है, उनको रोकता है। तो फायरवॉल का ये काम होता है। नेक्स्ट है DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। सिस्टम होगा यहाँ पे। इज अ प्रोग्राम विच डील विद कंप्यूटर एड्रेस। तो एक तरह का क्या ये प्रोग्राम है जो डील करता है कंप्यूटर एड्रेसेस के साथ। यू कैन लुक एट इट्स एज अ टेलीफोन डायरेक्टरी बट फॉर द इंटरनेट। तो ये आपको एक तरह की टेलीफोन डायरेक्टरी लगती है, लेकिन किसके लिए? इंटरनेट के लिए। इट ट्रांसलेट यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर होस्ट नेम इनटू IP एड्रेसेस। तो ये क्या करता है? जो भी यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर होते हैं उनके जो होस्ट नेम होते हैं उनको वो IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। यानी कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो डील करता है कंप्यूटर एड्रेसेस के बीच में, और कंप्यूटर के होस्ट नेम को ट्रांसलेट करता है IP एड्रेसेस में। आपने बस इतना सा ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर होस्ट नेम को IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है? तो वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो कुछ पॉपुलर डोमेन नेम्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि .jobs जॉब्स, तो ये जो भी जॉब्स वाली साइट होगी वो यूज करें। डॉट जो भी यूज करती हैं जो भी गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं वो। IN इंडिया के लिए। .com कमर्शियल बिजनेस वाले यूज करते हैं। .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले। .org ऑर्गेनाइजेशन वाले। .name ये किसी की पर्सनल या खुद की साइट बनाओगे तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, अपना नेम वहां पर रख सकते हो। ये एजुकेशनल के लिए .edu .mil मिलिट्री वाले यूज करते हैं। .biz बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने जितने भी पॉपुलर डोमेन नेम्स हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट है फ्लैश। फ्लैश एंड एम्बेडेड एनिमेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिस्प्ले स्मॉल एनिमेशन ऑन वेब पेजेस। तो वेब पेजेस पर आप जब भी साइट कोई भी साइट चलाते हो तो वहां पर आपको
कुछ एनिमेशन देखने को मिलती होंगी। तो वो क्या है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होता है एनिमेशन, जो आपको वेब पेज पर देखने के लिए मिलता है। लाइक द हाउ मेनी डक्स कैन यू शूट, तो इस तरह की और भी एनिमेशन होती हैं जिनको कहा जाता है फ्लैश। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वेब पेजेस पर जो स्मॉल एनिमेशन डिस्प्ले होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है फ्लैश। फिर है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इज नथिंग बट अ वेब पेज एड्रेस। तो ये क्या है, एक तरह का वेब पेज एड्रेस होता है यूआरएल। और इन अदर वर्ड्स यूआरएल स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ एवरी फाइल ऑन द इंटरनेट। तो ये क्या है, यूआरएल स्पेसिफाई करता है हर एक फाइल का जो इंटरनेट में है उसके एड्रेस को वो स्पेसिफाइज करता है। यूआरएल, इस बात का ध्यान रखना। यूआरएल हैज 3 पार्ट्स, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू एक्सेस द फाइल। तो जो ये आपने साइट कोई भी ओपन करी होनी तो सबसे आगे लिखा आता है HTTP, फिर कोलन और फिर फॉरवर्ड स्लैश आता है 2 बार। तो ये जो हो गया, ये प्रोटोकॉल हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी के साथ आपने एक और देखो ना, HTTP, और इसके आगे लगा होता है S। तो एस का मतलब होता है सिक्योर्ड। तो जो आपका जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर्ड है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो इसका भी ध्यान रखना, HTTPS, एस यूज होता है सिक्योर्ड के लिए। फिर जो दूसरा इसका पार्ट है वो है द IP एड्रेस, यानी कि www.gmail.com। तो IP एड्रेस इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया IP एड्रेस। फिर आता है डोमेन, डोमेन नेम आ जाएगा .com। तो जैसे हमने ऊपर पॉपुलर डोमेन नेम्स पढ़े तो वो होते हैं। तो URL के मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आएगा प्रोटोकॉल, दूसरा आएगा IP एड्रेस और तीसरा आएगा डोमेन नेम। तो ये इन बातों का ध्यान रखना। फिर आता है उसके बाद ब्राउजर, इज द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट अलाउ ए कंप्यूटर टू व्यू वेब पेजेस। तो ये क्या, एक तरह का सॉफ्टवेयर है और प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। यानी कि हमें कोई भी वेब पेज है उसको देखने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना ब्राउजर के हम किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, किसी भी वेब पेज को नहीं देख सकते हैं। तो जो ब्राउजर होते हैं उसके जो एग्जाम्पल है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया। तो ये जितने भी ब्राउजर हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। गूगल पे आपको कई सारे ब्राउजर मिल जाएंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाते हैं। नेक्स्ट है वेब क्रॉलर, इज अ प्रोग्राम दैट विजिट website and read their pages and other information in order to create entries for a search engine index। तो वेब क्रॉलर क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है जो सर्च इंजन इंडेक्स को बनाने के लिए यूज होता है। यानी कि इससे वेब क्राउलर क्या करता है, किसी भी साइट की जो रैंकिंग है उसको डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करेगा, जो भी आप वेब क्राउलर चेक करता है कि कौन सी वेबसाइट है जो ज़्यादा विजिट हो रही है, उस पर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, कितने लोग उस कंटेंट को, उस वेबसाइट पे जो कंटेंट है कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वो उसकी रैंकिंग करता है। और जो सर्च इंजन इंडेक्स होता है उसमें वो उस हिसाब से सभी वेबसाइट को रैंकिंग देता है। तो वेब क्रॉलर का ये काम होता है, वो आप वेबसाइट में जिस तरह का वो पेज होगा, जिस तरह की उसमें इंफॉर्मेशन होगी, उस हिसाब से वो उनको सर्च इंजन इंडेक्स में रैंकिंग देता है। फिर उसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन आर स्पेशल प्रोग्राम रनिंग ऑन अ वेबसाइट विच ऑफर user result to of simultaneously searches of other website for the required information। for example, तो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन एक स्पेशल प्रोग्राम है जो वेबसाइट को रन करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं ताकि यूजर जो है वो अपना रिजल्ट को सर्च कर सके, अपनी वेबसाइट को सर्च कर सके और उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सके। फिर है ट्रैफिक कंजेशन, is a phenomena where too many users are connecting to the internet at the same time। तो क्या एक तरह का फिनोमिना होता है जहां पर बहुत ज़्यादा यूजर जो होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं एक ही टाइम पर, और द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर केबल्स आर नॉट एबल टू सपोर्ट द यूजर मैक्सिमम स्पीड। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी जो केबल्स होती हैं वो मैक्सिमम स्पीड को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से जो आपका नेट की स्पीड है वो कम हो जाती है और आप इंटरनेट को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते हो। इट्स रियली इज लाइक द ट्रैफिक जाम। तो जिस तरह से ट्रैफिक जाम होता है उसी तरह से एक ट्रैफिक कंजेशन होता है इंटरनेट की टर्म्स में, जहाँ पर क्या होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा यूजर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी।
क्यों, किस कारण होती है? जो जिन केबल्स के द्वारा हमें इंटरनेट प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी वो इतनी स्पीड को सपोर्ट नहीं करती कि वो ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर सके। तो ये है ट्रैफिक कंजेशन। उसके बाद आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज लाइक एन इनक्रिप्शन टेक्निक फॉर डॉक्यूमेंट्स। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं और ये एक तरह की इनक्रिप्शन टेक्निक है डॉक्यूमेंट्स के लिए, विच गारंटी ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हेल्प कॉम्बैट डिजिटल फॉर्जरीज एंड फ्रॉड्स। डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कहा जाता है और ये डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एनक्रिप्शन टेक्निक है which guarantees authenticity of the document and helps combat digital forgeries and frauds। और ये हमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनकी जो प्राथमिकता होती है उसको वो प्राथमिकता की जो है वो ऑथेंटिसिटी की गारंटी देता है, प्राथमिकता की गारंटी देता है। और उसी के साथ साथ जो भी डिजिटल फॉर्जरीज यानी कि जो भी डिजिटल जालसाजी होती है और धोखाधड़ी होती है उससे भी हमें वो प्रोटेक्ट करती है, उसमें भी हमारी मदद करती है। तो डिजिटल सिग्नेचर का ध्यान रखना, ये एक तरह के इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कहा जाता है और ये एक तरह की डॉक्यूमेंट के लिए क्या है? इनक्रिप्शन टेक्निक है। तो नेक्स्ट है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन आपको अब अच्छे से समझ आएगा। इनक्रिप्शन इज अ टेक्निक ड्राइव फ्रॉम मिलिट्री यूज टू मास्क डिसयूज एनी इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन डज नॉट हैव द पासवर्ड और की। तो जो इनक्रिप्शन होती है वो एक तरह की टेक्निक है जो ज़्यादातर मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को मास्क कर सकें, यानी कि उसको वो छुपा सकें, और विच कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन, यानी और उसको जो है वो कोई भी नहीं पढ़ सकता बिना उसके जिसके पास पासवर्ड और उसकी की ना हो। यानी कि अगर जिसके पास पासवर्ड और उसकी की होगी वही उस मैसेज को पढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। In other hand, encryption is encoding any message information so that only authorized people can read it। तो इनक्रिप्शन क्या है? इनक्रिप्शन एक तरह की एनकोडिंग होती है जो किसी भी मैसेज और इन्फॉर्मेशन को एक अलग तरह के कोड में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आपने वहाँ पर देखा होना जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन होती है, तो वो इसी तरह काम करती है। जो भी आप मैसेज लिखते हो उस पर जो इनक्रिप्शन लगती है उसकी एनकोडिंग होती है, यानी कि बीच में अगर इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता, कोई भी पढ़ नहीं सकता है, और जब तक आपका मैसेज आपने जिसको भेजा है उस तक ना पहुंच जाए, तो मैसेज उस पर्सन तक पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर वो डिकोड हो जाता है और जैसा आपने लिखा होता है वैसा ही उसको दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके बीच में जो उसमें जो प्रोसेस होता है उसको सिक्योर करने के लिए, उसकी प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए इनक्रिप्शन का यूज किया जा सकता है ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो। इनक्रिप्शन इज डन विद अ प्राइवेट की। तो इनक्रिप्शन जो होती है वो प्राइवेट की के द्वारा ही डन की जाती है। थस डिक्रिप्शन इज द डिकोडिंग ऑफ द एनकोडेड मैसेज। तो जो यहाँ पर मैसेज एनकोड होगा तो दूसरे पर्सन के पास पहुंचने से पहले उसको डिकोड किया जाएगा, तभी तो वो सामने वाला पर्सन जो है वो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है उस मैसेज और इन्फॉर्मेशन को। तो इनक्रिप्शन क्या है? एनकोडिंग है किसी भी मैसेज और इन्फॉर्मेशन के लिए, और डिक्रिप्शन क्या है? डिकोडिंग है विद द हेल्प ऑफ अ पब्लिक की। तो उसके पास जो होती है वो पब्लिक की के जरिए ही वो उस मैसेज को एनकोड किया जाता है। फिर उसके बाद है इंटरनेट अटैक मेथड्स। सबसे पहले है ईव्सड्रॉपिंग। इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बाय एन अनऑथराइज्ड पार्टी इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। तो जो कम्युनिकेशन के बीच में जो अवरोध को पैदा करना किसी भी अनऑथराइज्ड पार्टी के द्वारा, उसे कहा जाता है ईव्सड्रॉपिंग। यानी कि ईव्सड्रॉपिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि दूसरों की बातों को छुपकर सुनना ईव्सड्रॉपिंग कहलाता है। अब इसमें जो है वो दो तरह की ईव्सड्रॉपिंग आती है, एक होती है पैसिव ईव्सड्रॉपिंग और दूसरी होती है एक्टिव ईव्सड्रॉपिंग। जो पैसिव ईव्सड्रॉपिंग इज व्हेन द पर्सन ओनली सीक्रेटली लिसन टू द नेटवर्क मैसेज। तो जो भी नेटवर्क मैसेज होगा, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो उसको क्या करेगा? सीक्रेटली छुप कर सुन लेगा, तो वो क्या हो जाएगी? पैसिव ईव्सड्रॉपिंग। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड एक्टिव ईव्सड्रॉपिंग इज व्हेन द इंट्रूडर लिसन एंड इंसर्ट समथिंग इनटू द कम्युनिकेशन स्ट्रीम। तो जो भी आप बात करें तो उसमें वो क्या कर देगा? उसमें कुछ भी खुद से डाल देगा या कुछ भी बोल देगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिव ईव्सड्रॉपिंग हो जाएगी।
आपने कुछ बात और बोली होगी और दूसरे पर्सन तक कुछ और पहुंचेगी, यानी कि जहाँ पर आपने हाँ बोला होगा वहाँ पर वो क्या कर देगा, उसको ना कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, उसको सुनेगा और उसमें कुछ भी इंसर्ट कर देगा, कुछ भी कम्युनिकेशन स्ट्रीम में। तो वो क्या कहलाएगी, एक्टिव ईव्सड्रॉपिंग। और जो चुपचाप सुनेगा छुपकर, वो कहलाएगी पैसिव ईव्सड्रॉपिंग। दिस कैन लीड टू द मैसेज बीइंग डिस्टोर्टेड। तो ये क्या करता है, मैसेज को डिस्टोर्ट कर देता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोलन दिस वे। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से चोरी की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं वायरसेस। वायरसेस आर सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोग्राम दैट यूज फाइल टू इन्फेक्ट एंड प्रोपेगेट। तो वायरस क्या होते हैं, एक तरह के सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जो अपने आप बार बार पैदा कर सकते हैं। वो उसका मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी कि आप उसको जितना मर्जी डिलीट करते जाओ वो डिलीट नहीं होता है और बार बार खुद को उत्पन्न कर लेता है। वंस अ फाइल इज ओपन द वायरस विल एक्टिवेट विद इन द सिस्टम। तो वायरस के लिए जो सिंपल सी बात है, अगर वायरस आपके सिस्टम में आता है और आप उस फाइल को ओपन कर देते हो तो वायरस क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और आपके सिस्टम में फैल जाता है। उसी तरह उसके अदर हैंड होता है worms। worm a worm is similar to virus because they both are self replicating। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग में तो ये दोनों एक तरह के होते हैं, क्योंकि ये worms और वायरस क्या होते हैं, दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, अपने आप को खुद से उत्पन्न कर लेते हैं दोबारा से। बट द worm डज नॉट रिक्वायर अ फाइल टू अलो इट टू प्रोपेगेट। यानी कि वायरसेस में हमें किसी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके वायरस जो है वो एक्टिवेट होगा और फैल जाएगा। लेकिन वॉर्म्स में ऐसा नहीं है, उसको किसी फाइल की जरूरत नहीं होती है और वो अपने आप से ही अपने आप को फैला लेता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वॉर्म्स। तो दो तरह के वॉर्म्स होते हैं, मास मेलिंग वॉर्म्स एंड नेटवर्क अवेयर वॉर्म्स। मास मेलिंग वॉर्म्स यूज ईमेल एज अ मीन टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर। तो जो मास मेलिंग वॉर्म्स होते हैं वो मेलिंग यानी कि वो ईमेल के जरिए जो है वो आप तक पहुंचते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरी साइड जो दूसरा होता है, नेटवर्क अवेयर वॉर्म्स आर अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट। तो जो नेटवर्क अवेयर वॉर्म्स होते हैं वो एक तरह की मेजर प्रॉब्लम है इंटरनेट के लिए। अ नेटवर्क अवेयर worm select a target and once the worm access the target host it can infect it by means of a trojan or otherwise। तो जो नेटवर्क अवेयर वॉर्म होते हैं वो अपने एक किसी टारगेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जब एक बार वॉर्म जो है वो एक्सेस हो जाते हैं और वो होस्ट को टारगेट करते हैं, इट कैन इन्फेक्ट इट बाय मींस ऑफ द। तो वो जो होस्ट को जो इन्फेक्ट करेंगे तो वो या तो ट्रोजन ट्रोजन की मदद से करेंगे या कोई दूसरा होगा उसकी मदद से वो होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है ट्रोजन। ट्रोजन ट्रोजन अपीयर टू बी वेनाइन प्रोग्राम टू द यूजर। तो ट्रोजन जो अपीयर होता है तो वो एक तरह का अपने आप को अच्छा प्रोग्राम दिखाता है यूजर को, बट विल एक्चुअली हैव सम मेलिशियस पर्पस। तो जो वो वास्तव में किस लिए आया होता है, मेलिशियस पर्पस के लिए, यानी कि आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए। ट्रोजन यूजुअली कैरी सम पेलोड सच एज वायरस। तो ट्रोजन जो होता है वो अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए अपने साथ वायरस को कैरी करके लाता है। तो जो ट्रोजन होता है वो अपने आप को यूजर को क्या दिखाता है कि वो एक अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन वो आया किस पर्पज से होता है, मेलिशियस पर्पज से आया होता है वास्तव में। और वो जो अपने साथ कैरी करके लाता है, किसको कैरी करके लाता है, वायरस। तो इस बात का ध्यान रखना, ट्रोजन जो होता है वो अपने ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए वायरस को कैरी करके लाता है और अपने आप को अच्छा प्रोग्राम दिखाता है यूजर को। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्रोग्राम है जो वास्तव में अपने आप को अच्छा दिखाता है लेकिन उसका जो पर्पस होता है वो वायरस को फैलाना होता है। मेलिशियस पर्पज से वो आपके सिस्टम में आया होता है और अपने साथ वो कैरी करता है वायरस को अपने ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है फिशिंग। Phishing as an attempt to obtain confidential information from an individual group or organization। फिशिंग क्या है, एक तरह का अटेम्प्ट होता है जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए फिशिंग का यूज किया जाता है। तो फिशिंग जो है वो किसी एक व्यक्ति पर की जा सकती है, ग्रुप में की जा सकती है, कोई ग्रुप है उस पर, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस पर इसका यूज किया जा सकता है उनकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को
प्राप्त करने के लिए। फिशर ट्रिक्स यूजर इनटू डिस्क्लोजिंग पर्सनल डाटा सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो जो फिशर होते हैं, जो फिशिंग करते हैं, वो जो ट्रिक का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो पर्सनल डेटा को डिस्क्लोज करने के लिए, पर्सनल डेटा को चुराने के लिए, आपके जो क्रेडिट कार्ड नंबर है उसको चुराने के लिए, जो भी उसमें आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चुराने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग जो भी आपके ऑनलाइन बैंकिंग का आईडी पासवर्ड होता है उसको चुराने के लिए, या कोई भी अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चुराने के लिए फिशिंग का अटैक किया जा सकता है। तो फिशिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, फिशिंग से बचने के लिए सिंपल सा मेथड है। फिशिंग के लिए जिस लिंक का यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, तो जैसे ही आपके पास कोई लिंक आता है आप उसको ओपन करते हैं तो वेबसाइट में आपको आपके सामने जो पेज होगा वो कुछ और होगा, और जो उसका एड्रेस होगा वो कुछ और होगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई लिंक आता, आपने उसको ओपन करा और आपके सामने एक फेसबुक लॉगिन का पेज ओपन हो गया, वो दिखने में बिल्कुल जो ओरिजिनल फेसबुक का लॉगिन पेज होता है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर www.facebook.com की जगह कुछ और URL होगा। तो उससे आप समझ सकते हो कि ये एक फिशिंग लिंक है। अगर जो भी आप इंफॉर्मेशन वहाँ पर लॉगिन, जो उनका वो लॉगिन बॉक्स होगा वहाँ पर डालोगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन सीधी उस फिशर के पास चली जाएगी। तो फिशिंग से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है। तो आपने जो भी कोई आपके पास लिंक भेजता है, तो आपने जब उस पेज को ओपन करते हो तो आपने उस पेज और उस URL को मैच करके देखना है कि वो उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं है, या कुछ और ही है। तो वहाँ पर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ भी ना डालें। नेक्स्ट है IP स्पूफिंग अटैक्स। Spoofing means to have the address of the computer mirror the address of a trusted computer in order to gain the access to the other computer। यानी कि IP एड्रेस की, तो जो भी जैसे कोई ट्रस्टेड कंप्यूटर है उसका जो एड्रेस है उसको वो IP स्पूफिंग अटैक के जरिए उस एड्रेस का जो ट्रस्टेड कंप्यूटर होगा सेम वैसा ही एड्रेस वो दूसरे किसी कंप्यूटर का बना लेता है, ताकि वो दूसरे कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सेस कर सके। द आइडेंटिटी ऑफ द इंट्रूडर इज हिडन बाय डिफरेंट मीन मेकिंग डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन डिफिकल्ट। तो इसमें जो इंट्रूडर होता है, यानी कि जो इंट्रूडर की आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो बिना अनुमति के आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो हिडन होती है और उसको डिटेक्ट करना और उससे प्रिवेंशन पाना डिफिकल्ट होता है। विद द करंट IP प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी IP स्पूफ पैकेट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो जो करंट वर्तमान में जो IP प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी है उसमें जो IP स्पूफिंग जो होती है, जो स्पूफ पैकेट्स होते हैं जिनके जरिए आपके सिस्टम पर अटैक किया जाता है, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना IP स्पूफिंग अटैक क्या होता है।